बेटा वॉइस आ रही? वॉइस आ रही? आ रही? सोनू प्रजापति, आरती, सोना, रमेश, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शोभित कुमार, मिस्टर सरफराज। ये चैप्टर हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो इसका टेस्ट भी ले लेंगे। जो कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रही है वो टॉपिक का अलग होगा, इसका हम लोग यहीं पे क्वेश्चन रखेंगे, आपसे आंसर पूछते जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, क्योंकि कोविड में कोचिंग कब खुले इसके बारे में अभी नहीं पता है। तो बेटा जितने भी बच्चे हैं, अश्वनी यादव, विकास, शोभित कुमार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ अनिल कुमार, मैं भी हूँ, ठीक है अनिल कुमार, विकास सिंह, राम सागर। हाँ ऑफलाइन भी चलेगा, ये तो ऑनलाइन ऐसे शुरू कर दिया क्योंकि बच्चे जब तक ऑनलाइन है तब तक हम लोग ऑनलाइन करेंगे, इसके बाद जब ऑफलाइन खुलेगा तो इसको दोबारा कराएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आंसर दो। अच्छा, हम लोगों ने बेटा पहले लेक्चर में देखा था कि हमारी बॉडी में डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना जिसका नाम था इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम हमको रोगों से लड़ने की ताकत देता है, पावर देता है। और ये जो रोगों से लड़ने की एबिलिटी है, पावर है, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। आप एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, आपके वातावरण में ढेर सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, आपके शरीर में जाते भी हैं, नोज से, माउथ से, पानी से, भोजन से ये माइक्रोब्स जाते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट जिनको पैथोजन कहते हैं, ये शरीर में जाते हैं। लेकिन हर बार हम बीमार नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि हर पैथोजन हमें बीमार कर दे। लेकिन ऐसा क्यों? हर कोई पैथोजन हमें बीमार क्यों नहीं करता है? तो साइंस कहती है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो हमें डिजीज से बचाता है, जो हमें हेल्दी रखता है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट से हमें सुरक्षित रखता है। ऐसे सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। हम लोगों ने बेटा फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में बताया था, जब इम्यून सिस्टम की पहली क्लास ली थी तो आपको बताया था कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। आपको बताया था बेटा इनमें सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, साथ साथ में एंटीबॉडी होती है। ये सब मिलके हमारे शरीर को सुरक्षित रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे शरीर के लिए डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। कौन कौन सी सेल आती है मैंने बताया था बेटा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये बॉडी की सेल हैं जो सैनिक की तरह हैं। साथ साथ में एंटीबॉडी की बात करी थी बेटा, ऑर्गन्स की बात करी थी जिनको लिम्फाइड ऑर्गन बोला था। लिम्फाइड ऑर्गन में एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन था, एक सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन था। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस थी, और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में प्रशांत। क्या आवाज नहीं आ रही? एम धानियाल बेटा बोलो, वॉइस नहीं क्लियर है क्या? रमेश, एम धानियाल, आनंद कुमार, वॉइस आनी तो क्लियर चाहिए। सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं आपको बताया था बेटा, इनमें सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होती है। वॉइस तो क्लियर है? सेल्स होती है, वॉइस तो क्लियर है, सेल्स होती है, वॉइस तो क्लियर है। अगर थोड़ा कट कर रही है, अगर थोड़ा कट कर रही है, अगर थोड़ा कट, तो हो सकता है नेट प्रॉब्लम बेटा हो। चलो देखते हैं, हो सकता है खगड़ा रही को, दोबारा माइक सही कर लें। अब बेटा क्लियर है? बताओ।
सोना, अनिरुद्ध, ब्रांड बाबू, क्लियर है? सरफराज क्लियर है? चलो ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि बेटा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में सेल, ऑर्गन, टिश्यू और एंटीबॉडी, ये सब मिलके हमको डिफेंस प्रदान करती हैं, डिजीज से लड़ने की ताकत देती है, हमारे शरीर को हेल्दी बनाती हैं, हमारे शरीर की हेल्थ को मेंटेन करती हैं। साथ साथ में ऑर्गन्स में प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन थे। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस थी। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में प्रशांत मैंने बताया था, पेयर्स पैसेज, स्प्लीन, अपेंडिक्स, नोड और टॉन्सिल, ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन थे। इसके साथ साथ में टिश्यू की बात करी थी। टिश्यू में बेटा लिम्फाइड टिश्यू थे, और ये लिम्फाइड टिश्यू हमारे शरीर में जितने भी होते हैं उनका 50% हिस्सा सिर्फ 3 जगह पाया जाता है। एक तो मैंने बताया था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोसा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की म्यूकोसा जहां से यूरिन और गैमीट आते हैं, और साथ साथ में आपकी जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, यहाँ की म्यूकोसा पर 50% टोटल लिम्फाइड टिश्यू मिलता है। और ये लिम्फाइड टिश्यू डिजीज से हमें सुरक्षित करता है, हमारे शरीर को बीमार होने से बचाता है। ये हमने पहली क्लास में आपको बताया था। आज बेटा जो बची हुई चीजें हैं हम लोग देखते हैं। देखो यहां पर हम लोगों ने बेटा ये जो इम्यूनिटी थी, रोगों से लड़ने की ताकत थी, ये 2 तरीके से हमारे शरीर में आती है। बेटा अगर डिजीज से लड़ने की ताकत हमें बाई बर्थ मिलती है, देखो जो बाई बर्थ ताकत मिलती है इसको हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। और लिखा है इन्नेट इम्यूनिटी कब मिलती है? प्रेजेंट सिंस बर्थ, जब हमारा जन्म होता है तब से ही हमें मिलती है। देखो फिर लिखा है ये बेटा नॉन स्पेसिफिक होती है। एनसीईआरटी साथ लेके बैठा करो। एनसीईआरटी जैसे देखो जहां पे अंडरलाइन करना है इसको इस तरीके से पढ़ते चलो कि हम एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा जब भी ये कराया जाएगा तो हमें एक हमारे ब्रेन में एक फ्रेम रहेगा कि हम इसको कर चुके हैं। तो बेटा इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, हमें बर्थ, प्रेजेंट एट बर्थ, मतलब जन्म के समय ही मिल जाती है। और इनमें कुछ बैरियर्स आते हैं। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, कौन कौन चीजें इन्नेट इम्यूनिटी में शामिल होती हैं? तो बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स इसमें आते हैं। जरा देखो एनसीईआरटी की लाइन को, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स आते हैं जो दुश्मन को, जो फॉरेन बॉडी को अंदर जाने से रोकते हैं। देखो इसमें क्या क्या आते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू द बॉडी। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसमें कई सारे बैरियर्स हैं, और ये बैरियर्स दुश्मन को अंदर जाने नहीं देते हैं, हमारे बॉडी में दुश्मन को जाने का विरोध करते हैं। अगर दुश्मन नहीं जाएगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बेटा इसमें क्या है? इसमें जो है डिफरेंट टाइप के बैरियर्स आते हैं। कौन कौन से बैरियर आते हैं इसका जिक्र एनसीईआरटी में किया है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको बताएंगे। एक पेज लेते हैं, उस पेज में इसको बताएंगे। बेटा अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, रोगों से लड़ने की ताकत की बात करें, अगर हम लोग इस इम्यूनिटी को देखें, जो रोगों से लड़ने की ताकत है इम्यूनिटी, अगर बेटा ये इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है तो इसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी। और अगर हमारी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की ताकत, हमारा इम्यून सिस्टम जन्म के बाद दुश्मन के अंदर जाने पे अर्जित करे तो उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो दूसरी इम्यूनिटी जो होती है जिसको हम लोग एक्वायर करेंगे उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इन्नेट इम्यूनिटी कैसे मिलती है? तो हम कह सकते हैं बेटा इसके लिए एक पॉइंट याद रखना, प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये सिंस बर्थ हमें मिलती है, प्रेजेंट सिंस बर्थ। और बेटा जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब अभी बताएंगे, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, डेवलप आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। जब हमारे शरीर में पैथोजन अंदर जाएगा, हमारा शरीर तब उससे लड़ के शक्ति डेवलप करेगा, जो ताकत डेवलप करेगा रोगों से लड़ने की, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये कब डेवलप होती है? डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन।
ये जो पैथोजन है ये बेटा बीमारी काज करने वाला एजेंट है। ये तब डेवलप होगी जब बीमारी काज करने वाला एजेंट हमारे शरीर में जाएगा, तब हमारा शरीर उसको पहचानेगा, पहचान के उसको मारेगा और उसको मारने की ताकत डेवलप करेगा। ऐसी इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कहते हैं ये वाली जो इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बेटा, ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जैसा दुश्मन शरीर के अंदर जाएगा वैसा ही बारूद हमारा शरीर बनाएगा। जैसे मान लो दुश्मन चिकन पॉक्स वाला गया तो हमारा शरीर चिकन पॉक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और उसको याद करेगा और याद करके बैठ जाएगा। जब भी कोई चिकन पॉक्स वाला दुश्मन दोबारा आएगा आपका शरीर उसको मार के फेंक देगा। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जैसा दुश्मन जाता है वैसा ही हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो ये दुश्मन के जैसा इम्यूनिटी पैदा होती है इसमें, इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो इम्यूनिटी के बारे में यहां पे अभी देखा। अच्छा अब देखो बेटा, कहते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसके बारे में पहले पढ़ लें। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये किसके द्वारा मीडिएटेड होती है, जरा देखते हैं। जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसमें कौन कौन चीजें शामिल हैं? जो बेटा इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसमें कौन भाग लेता है? तो इन्नेट इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय, यहां लिख देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय। और पता मीडिएटेड बाय कौन कौन इसमें आते हैं? इनमें बेटा बैरियर्स आते हैं। सबसे बेटा पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बेटा पहला बैरियर है जो पैथोजन को अंदर नहीं जाने देता है। दुश्मन को रोकना इम्यून सिस्टम का काम है। अगर दुश्मन अंदर चला गया तो उसको मार के फेंकना हमारे इम्यून सिस्टम का काम है। तो बेटा इन्नेट इम्यूनिटी में सबसे पहला बैरियर कौन है जो दुश्मन को रोकेगा? बेटा इसमें आता है फिजिकल बैरियर। दूसरा बैरियर बेटा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तीसरा बैरियर है सेलुलर बैरियर। क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं, बताएंगे कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, सेलुलर बैरियर। और नंबर 4 पे जो बैरियर आएगा जो इन्नेट इम्यूनिटी में शामिल होगा वो बेटा होगा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, जरा देखो इनको। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है जो दुश्मन को अंदर नहीं जाने देती है उसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं? 4 बैरियर हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर। क्वेश्चन बेटा ये आएगा कि फिजिकल बैरियर में कौन कौन चीजें शामिल हैं, जरा देखो फिजिकल बैरियर में कौन कौन चीजें शामिल हैं। कहते हैं फिजिकल बैरियर में, जैसे अपने शरीर को देखो, हमारे शरीर में जो स्किन है, जो त्वचा है आपकी, इसका दुश्मन को रोकना भी इसका एक काम है। अगर कोई दुश्मन बाहरी वातावरण में घूम रहा है, इस शरीर के अंदर चला गया तो आपको बीमार कर सकता है। तो भगवान ने हमारे शरीर में जो त्वचा पहनाई है वो जन्म से ही तो पहनाई है। तो कहते हैं स्किन एक बैरियर की तरह काम करता है जो पैथोजन को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। ये एक तरीके से आपके आसपास की बाउंड्री है। तो याद रखना, कहते हैं फिजिकल बैरियर में बेटा स्किन आती है, त्वचा आती है। ठीक, क्या त्वचा इम्यून सिस्टम का हिस्सा है? बिल्कुल है। अब देखो कहते हैं स्किन के अलावा और क्या क्या आता है, तो आपको बता दें बेटा, जरा यहां पे देखो एक पल। जैसे अगर इंसान की बॉडी को देखें तो इंसान की बॉडी में जहां जहां छेद हैं, इस तरीके से यहां पे मैंने पैर बनाए। कहते हैं हमारी जो नोज है बेटा, जो हमारी नोज है, ये मान लो नोज है और ये मान लीजिए माउथ है। यहां पे मान लीजिए माउथ है, माउथ की ओपनिंग है। तो नोज की ओपनिंग एक ऐसी ओपनिंग है जहां से हवा अंदर जाती है। माउथ की ओपनिंग एक ऐसी ओपनिंग है जहां से भोजन अंदर जाता है। और आपको पता है जब भी आप मल त्याग के लिए जाते हैं, डेफिकेशन के लिए जाते हैं, पॉटी के लिए जाते हैं, तो एनस के रास्ते से फीकल मैटर बाहर आता है। तो जहां या पेशाब करते हैं, पेशाब करने के दौरान जो यूरेथ्रल मीटस होता है
जहां से यूरिन और गैमीट आते हैं, वो भी एक रास्ता है जिसका बाहरी वातावरण से संपर्क है। तो कहते हैं हमारी जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो बेटा हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, रेस्पिरेटरी पैसेज, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो खाने की नली है ना, जो खाने की जो बेटा नली होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ध्यान देते चलना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और साथ साथ में जहां से पेशाब बाहर आती है, जहां से यूरिन और गैमीट बाहर आते हैं, जहां से यूरिन और गैमीट बाहर आएंगे, जरा देखो, जैसे मान लो यहां से यूरिन बाहर आती है, तो बेटा ये जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यहां पे जो ट्रैक्ट होगी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ध्यान दो, ये ऐसे छेद हैं, चाहे नोज हो, चाहे माउथ हो, चाहे जहां से यूरिन और गैमीट आते हैं, जिसको यूरेथ्रल कहते हैं, ये पैसेज ऐसे हैं जहां से दुश्मन अंदर जा सकता था, क्योंकि बाहरी वातावरण से इनका डायरेक्ट संपर्क है। तो भगवान ने क्या किया, जो रेस्पिरेटरी पैसेज था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैसेज था, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट था, इनकी ओपनिंग के आसपास जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी, वहां पर सैनिक बैठा दिए, दुश्मन को मारने के लिए सैनिक बैठा दिए। आपको पता है आपका 50% लिम्फाइड टिश्यू यही तो है, रेस्पिरेटरी पैसेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैसेज, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो है यही तो है। तो कहते हैं इन तीनों स्थान की जो म्यूकोसा थी बेटा, इन तीनों स्थान की जो म्यूकोसा थी, कहां की म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, म्यूकोसा ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट और म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये तीन जगह की म्यूकोसा सैनिक रखती हैं, दुश्मन को मारने वाले सैनिक रखती हैं, और ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो आपसे पूछा जाए जो फिजिकल बैरियर होते हैं उनमें कौन कौन चीजें शामिल हैं, तो बेटा स्किन के अलावा और कौन कौन शामिल है, जा देखो, हम लिखेंगे नहीं, स्किन के अलावा और कौन कौन शामिल है, रेस्पिरेटरी पैसेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की म्यूकोसा, ये भी फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आती है। अगर हमारे नोज से कोई अंदर जाने का प्रयास करता है, इसकी म्यूकोसा पे सैनिक बैठा है, धार से गोली मारेगा। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई दुश्मन चला गया, यहाँ की म्यूकोसा में सैनिक बैठे हैं, मार देंगे। और अगर पेशाब के रास्ते से अगर कोई दुश्मन जाता है तो वहां पर भी सैनिक बैठे हैं, ये बैरियर की तरह काम करते हैं, और ये बैरियर फिजिकल बैरियर है, ये दुश्मन को रोक रहे हैं। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये जो फिजिकल बैरियर है, ये जो इननेट इम्यूनिटी का बैरियर है, ये फिजिकल, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया को रोकेगा, फंजाई को नहीं रोकेगा, या वायरस को रोकेगा, बैक्टीरिया को नहीं रोकेगा, ये हर किसी को रोकता है, किसी विशेष के लिए नहीं बना है ये। तभी कहते हैं इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी विशेष दुश्मन के लिए नहीं होती है। क्या बेटा इतना क्लियर है, बताओ सोनू, वैस अंसारी, मिस्टर सरफराज, क्लियर है इतना? बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग चलते हैं और इसको पढ़ते चलते हैं। तो बेटा पहला बैरियर क्लियर हो गया, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। अच्छा अब देखते हैं फिजिकल बैरियर। जो बेटा फिजिकल बैरियर है, इसमें पता क्या आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपको बता दें, फिजियोलॉजिकल बैरियर के लिए हम एक फिगर और बना लेते हैं, चलो फिगर ना भी बनाएं, आपको बता दें बेटा, हमारी आंखें हैं, आंखों से भी दुश्मन जा सकता है, आंखों का डायरेक्ट वातावरण से कांटेक्ट है। जब भी आप मुंह खोलते हैं, देखो आपके मुंह में गीला रहता है, लार निकलती है, और लार में भी दुश्मन को मारने वाले सैनिक बैठे हैं। तो आपकी जो आंखें हैं और आपकी लार जो है, यहां पर एक सैनिक होता है लाइसोजाइम, माइक्रोबिसीडल एक एंजाइम है। तो जो माइक्रोबिसीडल एंजाइम लाइसोजाइम है, वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेटा क्या आता है, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके सलाइवा और आपके टीयर्स में, आपके सलाइवा और टीयर्स में पाया जाने वाला लाइसोजाइम, तो यही लिख देते हैं, आपके सलाइवा और टीयर्स में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम,
और पता क्या है, ये एक सैनिक है, दुश्मन को मारने वाला सैनिक। इसको हम लोग माइक्रोबिसीडल एंजाइम बोलते हैं। लाइसोजाइम इज एंजाइम, इज एन एंजाइम, ठीक है। और साथ साथ में आपको बता दें, आपको जो पेट है ना, ये पेट है, जो स्टमक है, इस स्टमक में बताओ कौन सा एसिड होता है? बच्चे आंसर दें। इस स्टमक में कौन सा एसिड होगा? बताओ, आंसर दो। स्टमक में कौन सा एसिड रहता है? ब्रांड बाबू एम धानियाल, बेटा आंसर फटाक से दिया करो। तो हमारे पास हमारा जो स्टमक है, इस स्टमक में एक एसिड है, नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपके निवाले में, भोजन के टुकड़े में अगर कोई बैक्टीरिया है और मान लो लार जब आप चबाते रहे तो ये लार में मिल जाता है। लार में एक सैनिक बैठा है, अगर भोजन में कोई बैक्टीरिया है, लार वाला सैनिक मार देता है। मान लो धोखे से छूट गया, तो ये खाना जब आप स्वालो करते हैं, ये पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, और जैसे ही स्टमक में जाता है वहां भरा है तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुश्मन चला भी गया कोई, उसको भी मार देता है, खत्म कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो ये चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे लाइसोजाइम हो, तो बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा और टीयर्स के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। HCl, और HCl कहां मिलता है? आपके स्टमक में मिलता है। ये बेटा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब देखो, दो बैरियर हो गए, दुश्मन अंदर ना जाए, हमारा शरीर पूरा प्रयास करता है। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, दो तरीके के बैरियर में क्या क्या शामिल है मैंने आपको बता दिया। अब बेटा देखो, हमारे पास आता है सेलुलर बैरियर। इस सेलुलर बैरियर को पढ़ें, उसके लिए हम लोग यहां बताते हैं, जो बेटा आपका सेलुलर बैरियर है, वाइड कर लेते हैं। इस सेलुलर बैरियर में सेल्स आती हैं। सेल्स आती हैं, कैसी आती है देखते हैं बेटा। इसके लिए हम एक पेज नया ले लेते हैं। जब सेलुलर बैरियर पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग एक पेज लेंगे नया। चलो देते हैं। चलो देखते हैं। अब बेटा हमारे पास है सेलुलर बैरियर। चलो देखते हैं क्या है ये। सेलुलर बैरियर में क्या होता है, जैसे बेटा मान लो हमारा शरीर है, ये मान लो इंसान का शरीर ये है, ये इंसान का शरीर है ये। अब अगर इंसान के शरीर में बेटा चोट लग जाए, मान लो जैसे फिजिकल बैरियर काम नहीं आया, ना फिजियोलॉजिकल बैरियर काम आया, शरीर में कट लग गया, चोट लग गई और खून निकलने लगा। अगर कोई ओपन घाव है, खुला हुआ घाव है, या कोई चीरा लग गया, तो आपके शरीर में दुश्मन बॉडी के अंदर पहुंच गया, बैरियर उसको रोक नहीं पाए, ऊपर वाले दोनों बैरियर रोक नहीं पाए। मान लो बेटा यहां पे कट लग गया, ऐसे चाकू लग गया, और यहां पे चाकू लगने से हुआ ये एक घाव बन गया, ऐसे एक ऐसे घाव बन गया। अब होगा क्या? अब बेटा दुश्मन जो था ये अंदर चला गया आपके। ये मान लो दुश्मन है, ये दुश्मन है, अभी दुश्मन अंदर चला गया है, बॉडी के अंदर चला गया, दुश्मन यहां आके बैठा हुआ है। ये बेटा है पैथोजन, ये पैथोजन है। अब क्या होगा? अगर कोई भी एंटीजन या पैथोजन बॉडी के अंदर चला गया, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर रोक नहीं पाए उसको, अब क्या होगा? अभी दुश्मन अंदर चला गया, अब आपका इम्यून सिस्टम कैसे मारेगा? तो आपको बता दें बेटा, जब भी हम ब्लड पढ़ते हैं, खून पढ़ते हैं, तो आप सभी को पता है कि बेटा हमारे ब्लड में WBC होते हैं। और पता, WBC कल मैंने बताए थे आपको, WBC दो तरीके के होते हैं। एक बेटा होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं, एक होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, और दूसरे होते हैं ग्रैनुलोसाइट। जो ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं, इनमें आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनमें आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखते चलो अभी। और जो ग्रैनुलोसाइट होते हैं,
इनमें बेटा जो आते हैं, इनमें आते हैं इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स, बैजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। तो आपको बता दें, आपका दुश्मन जो आपको बीमार करेगा अगर शरीर के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, कोई कट लग गया, कोई चीरा लग गया, अंदर चला गया, अब क्या होगा बेटा, हमारे जो WBC होते हैं, इन्हीं WBC में दो WBC ऐसे हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, दुश्मन को खाते हैं। वो कौन कौन से, जरा देखो बेटा, हमारे पास में जो दुश्मन को खाने वाले WBC हैं, इनमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ध्यान देना, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये दो WBC ऐसे होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, दुश्मन को खा लेते हैं। अब क्या होगा, अगर बेटा दुश्मन अंदर आ गया तो जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हैं, ये रहते हैं बेटा ब्लड में। कहां रहते हैं? ब्लड में रहते हैं। भाई ब्लड में ही तो WBC होते हैं, तो बेटा ये दोनों रहते हैं ब्लड में। ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला WBC है, मोस्ट अबंडेंट WBC है। तो अब ये जो बेटा दुश्मन है ना, ये दुश्मन को बॉडी की ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स इसको मार देंगी। अगर सेल्स दुश्मन को मारती हैं, और ये बेटा किसी विशेष दुश्मन को नहीं मारती हैं, हर किसी को मारने का ताकत रखती हैं, पूरा प्रयास करती हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैक्टीरिया को मारेंगे, फंजाई को नहीं मारेंगे, या हम वायरस को मारेंगे, हम जो है बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे। बेटा कैसा भी कोई भी दुश्मन आए, हर किसी को मारने का प्रयास करती है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अब देखो कहते हैं न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, जब ये दुश्मन को मारते हैं तो आपको बता दें बेटा, यहां इसको मारने के लिए कौन कौन आएगा, आपको बता दें। इसको मारने के लिए आएगा मैक्रोफेज, जा देखो इसको मारने के लिए कौन कौन आएगा, एक लिस्ट बना देते हैं। इसको मारने के लिए आएगा मैक्रोफेज, इसको मारने के लिए आएगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इसको मारने के लिए आएगा मोनोसाइट, और इसको मारने के लिए आएगा एक विशेष प्रकार की सेल होती है नेचुरल किलर सेल, NK सेल कहते हैं बेटा। इस NK सेल को हम लोग नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। ये चार सेल इस दुश्मन को मारने का प्रयास करेंगी, और ये चार सेल हैं, ये सेलुलर बैरियर की तरह काम करेंगी। तो याद रखना, जब भी दुश्मन आता है तो बेटा हमारे शरीर में WBC जो होते हैं, जैसे मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, अरे ये दोनों तो WBC हैं। जब मोनोसाइट खून से बाहर आ जाती है तो इसका नाम मैक्रोफेज हो जाता है। ये मोनोसाइट मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज कुछ नहीं, खून के पाइप से जब WBC लड़ने के लिए बाहर आता है तो उसको मैक्रोफेज कह देते हैं। तो ये ध्यान रखो, अगर ये चार सेल हमला करती हैं रोगों से लड़ने में, तो ये सेलुलर बैरियर की तरह काम करती है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ब्लड का पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां देखो बेटा, सेलुलर बैरियर में कौन कौन शामिल होगा, तो सेलुलर बैरियर में यही चार एग्जाम्पल आपके शामिल होंगे। ये चार एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इधर देखो, इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे इसको करते हैं। हम लोगों ने सेलुलर बैरियर बेटा देख लिया, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखें बेटा, हम लोगों ने जो पहला पेज देखा था, इसमें देखो फिजिकल बैरियर था, फिजियोलॉजिकल बैरियर था, सेलुलर बैरियर था। सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल कौन थे, जरा यहां लिख देते हैं। सेलुलर बैरियर में कौन कौन एग्जाम्पल थे, हम इस साइड में लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास वहां जगह कम है। चलो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, जगह हो जाएगी। साइटोकाइन बैरियर को थोड़ा साफ कर लेते हैं और सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल यहीं लिख देते हैं। बेटा इसमें कौन कौन शामिल है, तो आप इसमें कह सकते हो, इसमें शामिल है मोनोसाइट, मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल, NK सेल इसमें शामिल हैं। ये सेलुलर बैरियर है। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, उनको बोलते, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, नेचुरल किलर सेल ये सेलुलर बैरियर की तरह काम करेंगी। अब बेटा हमारा अगला लक्ष्य है, नेक्स्ट बैरियर, वो है साइटोकाइन बैरियर। चलो देखते हैं साइटोकाइन बैरियर क्या है। अगर हम बेटा चौथे नंबर पे साइटोकाइन बैरियर की बात करें तो जरा देखो,
बच्चों आपको बता दें, अगर हमारे शरीर में कोई वायरस गया, ये जो न्यूट्रोफिल है इसको बोलते हैं PMNL, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे लिख रहे हैं तो यहां कोई चीज छोड़े ना। न्यूट्रोफिल जो है PMNL है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो इस तरीके से देखो। अब बेटा साइटोकाइन बैरियर क्या है? साइटोकाइन बैरियर जान लो, जैसे मान लो हमारे शरीर में वायरस ने हमला कर दिया, वायरस शरीर के अंदर चला गया। तो देखो जरा बेटा, अगर इंसान के शरीर में वायरस चला जाए, हम इसी पेज को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो बेटा, ये हमारी बॉडी की सेल है, ये इंसान का शरीर है, और ये हमारे शरीर में क्या हुआ, हमारे शरीर में एक वायरस चला गया, वायरस गया। मान लो चिकन पॉक्स वाला वायरस गया। चिकन पॉक्स वाला वायरस है बैरिसेला वायरस। बैरिसेला वायरस जो है, इस वायरस के अंदर जाने से चिकन पॉक्स हो जाता है। ये बेटा पॉक्स वायरस है, चिकन पॉक्स काज करेगा। चिकन पॉक्स काज करेगा, चिकन पॉक्स वायरस है ये। अगर ये अंदर गया, मान लो ये बॉडी की बेटा सेल है, ये हमारे शरीर की सेल है, ये हमारे शरीर की सेल है, ये हमारे बॉडी की सेल है। अगर बेटा चिकन पॉक्स वाला वायरस अंदर गया, ये चिकन पॉक्स का वायरस है। तो जो हमारे बॉडी की सेल्स है ना, जैसे मान लो ये बेटा सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है, ये सेल डी है। तो ए वाली सेल वायरस से इंफेक्टेड हो चुकी है, इसके अंदर वायरस घुस चुका है। अब जो ए वाली सेल है वो बी वाली सेल को चेतावनी देती है, उसको सूचना देती है कि हे बहना, हम इंफेक्टेड हो चुके हैं, आप बचो। तो आपको बता दें, जो ए वाली सेल जो बेटा वायरस से इंफेक्टेड सेल है, ये बेटा वायरल इंफेक्टेड सेल है, वायरल इंफेक्टेड सेल है। और वायरल इंफेक्टेड सेल एक सब्सटेंस निकालती है, और वो सब्सटेंस अपने पड़ोस की स्वस्थ सेल को इंफेक्शन से बचाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान देना बेटा। ये जो वायरल इंफेक्टेड सेल है वो अपने पड़ोस की स्वस्थ सेल को कैसे बचाएगी? तो वायरल इंफेक्टेड सेल, साइंस कहती है, एक सब्सटेंस निकालती है, उस सब्सटेंस का नाम है इंटरफेरॉन। बेटा एक सब्सटेंस निकालती है इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जो होता है हेल्दी सेल को इंफेक्शन से बचाता है। तो इंटरफेरॉन कौन निकालता है? वायरल इंफेक्टेड सेल इंटरफेरॉन निकालती हैं, और इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट हेल्दी सेल फ्रॉम इंफेक्शन। ये जो इंटरफेरॉन है ये क्या करता है? प्रोटेक्ट हेल्दी सेल, प्रोटेक्ट हेल्दी सेल्स फ्रॉम इंफेक्शन। ये जो वायरस का इंफेक्शन हुआ ना, उससे स्वस्थ सेल को ये बचाता है। और ये इंटरफेरॉन भी बेटा फिजिकल इनेट इम्यूनिटी में आता है। किस में आता है? इनेट इम्यूनिटी में आता है, और इसको साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। ये इंटरफेरॉन कुछ नहीं है, ये इंटरफेरॉन एक तरीके का मैसेंजर है। ये वायरस इंफेक्टेड सेल का मैसेज हेल्दी सेल के पास लाता है और सूचना देता है कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ, वायरस ने हमला कर दिया है, हम इंफेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए आपको सूचित कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, प्रोटेक्ट हेल्दी सेल फ्रॉम इंफेक्शन। और बच्चे कह रहे हैं वायरल इंफेक्शन। अरे बेटा वायरल इंफेक्शन ही मैंने कराया है, यहां पे चिकन पॉक्स का वायरस अंदर भेजा है, वेरिसेला वायरस। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इंटरफेरॉन भी बैरियर की तरह काम करते हैं। नाम है साइटोकाइन बैरियर। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। सोनू प्रजापति, आदि, ब्रांड बाबू, आनंद, विकास, बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करो। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी हैं, जो रिस्पॉन्सेस हैं इंपॉर्टेंट फॉर मी। बहुत सही है। स्लोली हम लोग 12th की एनसीईआरटी करते चलेंगे, और धीरे धीरे एक पल ऐसा आएगा कि हम चीजें कर लाएंगे। बेटा अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब आपको बताते हैं कि जो साइटोकाइन बैरियर है उसमें कौन कौन आएगा। बेटा साइटोकाइन बैरियर में आता है इंटरफेरॉन। अब यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इसके बारे में लिखें, बेटा इसमें आता है इंटरफेरॉन। इसमें आता है इंटरफेरेंस,
और ये हमें ये कैसे मदद करते हैं आपको बताया, नीचे आपको फिगर बना के दिखाया। इस तरीके से आपने जितने भी इननेट इम्यूनिटी में शामिल होने वाले बैरियर थे वो सारे देखे यहां पर। आप चाहो तो इस पेज को एक साथ स्क्रीनशॉट कर लो और इसके बाद में इसको भी कर लो, कर ही चुके हैं आप। अब हम लोग इननेट इम्यूनिटी समझ चुके हैं। अच्छा बच्चे बिल्कुल भी डाउट में ना रहे, इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। ये जितने भी बैरियर होते हैं ये हर किसी को रोकते हैं, हर किसी को मारने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको बैठाला गया है कि तुम सिर्फ वायरस को रोकना, बैक्टीरिया को मत रोकना। ये हर किसी को रोकते हैं, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जन्म से ही मम्मी पापा जब हमें पैदा करते हैं उस समय हमारे पास ही होते हैं, तो ये सिंस बर्थ प्रेजेंट होते हैं। जब हम अपनी संतान पैदा करेंगे तो हम अपनी संतान को ये सारी चीजें पहले से बना बना के देंगे। तो जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है, सिंस बर्थ मिलती है, उसको हम लोग इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ ये बच्चे ब्रांड बाबू भी स्पर्म की बात नहीं करो, ये स्पर्म में भी होता है, लेकिन वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। इधर देखो, अब बेटा हमारे पास जो अगली इम्यूनिटी है, जो दुश्मन जब हमारे शरीर में जाता है, जब दुश्मन का एक्सपोजर होता है और हमारे शरीर में गया, तब हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ के शक्ति डेवलप करता है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो जरा देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन कौन चीजें शामिल हैं। जरा देखो बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसकी खासियत क्या है? डेवलप्स, आप कह सकते हैं इसका मेरा पहला पॉइंट है, डेवलप्स, डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। जब हमारा शरीर पैथोजन, जब हमारे शरीर में पैथोजन जाएगा तब हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम इसको डेवलप करेगा। डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, ठीक है। जैसा दुश्मन होगा वैसे ही बारूद बनेगी, वैसे ही शक्ति बनेगी। इसका मतलब ये दुश्मन के लिए स्पेसिफिक होती है, ये बेटा इसका नेचर होता है, स्पेसिफिक होती है ये। तीसरा पॉइंट, इस वाले एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास मेमोरी होती है। जैसे मान लो बेटा चिकन पॉक्स का वायरस आपके अंदर गया, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम ने उसको पहचाना, पहचान के उसको मारा, मारने के बाद एंटीबॉडी बना के उसको रख लिया और साथ साथ में उसको याद भी कर लिया। तो कहते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके पास दुश्मन को याद करने की ताकत होती है। तो बेटा ये जो मेमोरी होती है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके पास मेमोरी होती है, ठीक है। ये तीन चीजें इसके बारे में मैंने बताई। अभी तो जितनी चीजें हैं बताएंगे अभी। तो यहां देखो बेटा, हम लोगों ने जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये मेमोरी वाली होती है, स्पेसिफिक होती है। जब पैथोजन का एक्सपोजर होता है तब हमारे शरीर में ये डेवलप होती है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बता दें, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इनमें कौन कौन से सैनिक भाग लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये मेडिएटेड बाई, इनमें कौन कौन सैनिक भाग लेते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेडिएटेड बाई बी एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये दो सैनिक ऐसे हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं। जन्म के बाद इसको हमारा शरीर खुद डेवलप करता है। इसका मतलब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है हम अर्जित करते हैं। माँ बाप का रोल है, माँ बाप ने हमें डीएनए दिया है, तो हमारा डीएनए अच्छा होगा तो हम बढ़िया होंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो आपने अर्जित करी है, जो आपने, जैसे कोई दुश्मन गया आपके इम्यून सिस्टम ने उससे फाइट किया, फाइट करने के बाद उसको याद कर लिया, उसे लड़ने की ताकत पैदा करी। ये आपकी अपनी ताकत है, ये आपने अर्जित करी है, ये आप अपने संतान को नहीं दे सकते हैं। जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो इनहेरिटेबल होती है। आपको बता दें, क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनहेरिटेबल होती है, संतान में जा सकती है? नहीं, ये आपने अर्जित करी है। तो एक पॉइंट और यहां जोड़ देते हैं, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बेटा
नॉट इनहेरिटेबल, ये आप अपने संतान में नहीं भेज सकते हैं। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो आप बच्चे में जन्म के समय ही दे देते हैं, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी हर बच्चा अपने पैदा करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ये खासियत थी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करती है जरा देखो। इसको समझने के लिए आपको पूरा ध्यान यहां पे लगाना पड़ेगा। बेटा इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ताकि स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है जरा देखते हैं। चलो स्लाइड इसको इधर ही रहने दो, चलो पेज ही बदल लेते हैं, आगे आते हैं। जैसे मान लो बेटा ये हमारा शरीर है, ये इंसान का शरीर है। थोड़ा अच्छा बना दे, नहीं तो आप कहेंगे इंसान कैसा बनाया। ये इंसानी शरीर है ये। अब इंसान के शरीर में कोई दुश्मन चला गया, मान लो चिकन पॉक्स गया, चिकन पॉक्स वाला वायरस गया बेटा, वेरिसेल्ला वायरस गया। ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो। वेरिसेल्ला वायरस गया। अब ये बेटा वेरिसेल्ला वायरस, आप 5 साल के थे, 5 ईयर की एज में 5 साल का एक लड़का था जिसका नाम था अनु। नाम किसी का अनु हो तो भूल जाना। ये लड़के का नाम था अनु, और 5 साल की उम्र में इसको वायरस का इन्फेक्शन मिला। और 5 साल की उम्र में कौन सा समय था बेटा? जनवरी के दौरान, जनवरी का महीना था, 5 साल की उम्र थी, और अनु के अंदर वेरिसेल्ला वायरस गया पहली बार। इससे पहले कभी गया नहीं था, इससे पहले इस नाम का दुश्मन कभी नहीं गया था, पहली बार वेरिसेल्ला वायरस इसके अंदर गया। ध्यान देना। अब ये बेटा जो इम्यून सिस्टम है ना, जो हमारा डिजीज प्रोटेक्टिंग सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम रोगों से लड़ने की जो हमें ताकत देता है, इस इम्यून सिस्टम की एक खासियत है बेटा। इस इम्यून सिस्टम की खासियत क्या है? जब भी कोई दुश्मन अंदर जाता है, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानने का प्रयास करता है। तो इसके पास ताकत होती है दुश्मन को रिकॉग्नाइज करने की। ये दुश्मन को रिकॉग्नाइज करता है। दुश्मन अगर शरीर में आया है तो उस पर हमला भी करता है, उसको मारने का प्रयास करता है, मतलब रिस्पांस करता है। ये इम्यून सिस्टम की खासियत है। और अगर दुश्मन से लड़ाई लड़ी तो लड़ने के बाद उसको याद भी कर लेता है। तो याद रखना, इसमें याद करने की भी ताकत होती है, ये दुश्मन को याद कर लेता है, रिमेंबर। तो 3 आर हमारे इम्यून सिस्टम से संबंध रखते हैं, रिकॉग्नाइज, रिस्पांस एंड रिमेंबर। ये इम्यून सिस्टम की खासियत है हमारे। अब देखो बेटा, यहां पर जो वेरिसेल्ला वायरस पहली बार गया, ये येलो रंग का मैंने वेरिसेल्ला वायरस बनाया है। ये बेटा वेरिसेल्ला वायरस बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया ये। अब ये वेरिसेल्ला वायरस जब अंदर आता है, मान लो ये हमारी बॉडी में आ गया। अभी जो वेरिसेल्ला वायरस है, जरा देखो इसको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम इसको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम कैसे पहचानता है कि ये पराया है, ये दूसरा है, ये फॉरेन है, ये हमारा बॉडी का नहीं है? तो आपको बता दें यहीं पे बेटा, हमारी बॉडी में ध्यान देना बेटा, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की जो अपनी सेल्स होती हैं, इंसान के शरीर की जो अपनी सेल्स हैं, जैसे मान लो ये इंसान के शरीर की सेल है, ये इंसान के शरीर की सेल है, मैंने ऐसे बनाई है, ये बेटा सेल है। चलो ऐसी बना देते हैं, गोल गोल बनाते हैं, जिससे फीलिंग आए, तो आप सोचेंगे प्लांट बना दिया। ये देखो, ये इंसान के शरीर की सेल है। तो इंसान के शरीर के ऊपर, जैसे हमारे आधार कार्ड नंबर में, हमारा आधार कार्ड हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है, हमारी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है। याद रखना, अगर हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं और ये हमारा यूनिक है, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है। तो आपको बता दें, जैसे बेटा हमारा आधार कार्ड होता है जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, इसी तरीके से हमारी बॉडी की हर सेल, अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी बॉडी की हर सेल के ऊपर एक पासवर्ड चिपका हुआ है, एक आइडेंटिटी कोड चिपका हुआ है। और ये आइडेंटिटी कोड हमारी सेल का अलग है, आपकी सेल का अलग है, आपके दोस्त की सेल का अलग है, किसी का मैच नहीं करता। ये हमारी सेल के ऊपर जो हमें अपनी आइडेंटिटी देता है,
तो जो पासवर्ड है उसको हम लोग एमएससी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान देना, हमारी अपनी सेल के ऊपर बेटा एक ऐसे पासवर्ड चिपके हुए हैं। ये जो पासवर्ड होते हैं हमारी अपनी सेल के ऊपर होते हैं, और ये जो पासवर्ड होते हैं AMAHC1 कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन इसके बगैर हम इम्यून सिस्टम कभी पढ़ाते नहीं है। तो ध्यान देना, हमारी अपनी सेल के ऊपर जो ये एमएससी कॉम्प्लेक्स हैं, इनका पूरा नाम क्या, जरा देखो। ये जो एमएससी कॉम्प्लेक्स हैं इनको बेटा कहते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर, एक पल लगेगा, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन इसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे। ये MSC1, और ये MSC1 हर किसी इंसान की सेल के अपने अपने होते हैं। ये बिल्कुल हमारे डीएनए की तरह है, ये हमारे बिल्कुल आधार कार्ड की तरह है। अगर आपका आधार कार्ड है तो वो किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो MSC1 है, हमारा इम्यून सिस्टम इनको अपना मानता है और कभी भी अपनी सेल पे हमला नहीं करता है। तो याद रखना, जो हमारा इम्यून सिस्टम बैठा है, मान लो बेटा ये इम्यून सिस्टम है, ये मान लीजिए ये इम्यून सिस्टम बैठा, IS इम्यून सिस्टम बैठा है। तो इस इम्यून सिस्टम की जब आंख इस वाली सेल पे पड़ेगी तो अरे ये कहेगा अरे ये तो MSC1 मेरा है। इस वाले इम्यून सिस्टम की आंख जब इधर पड़ेगी ये बोलेगा ये तो सेल मेरी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर MSC1 है, और हर किसी का MSC1 अपना होता है, किसी का मैच नहीं करता। ध्यान देना बेटा। अब ये वायरस आया, ये वायरस की जब सेल आती है तो ये पीले रंग का मैं वायरल सेल बना रहा हूं। मान लो ये वायरस की सेल है, तो वायरस के ऊपर जो MSC होंगे वो अलग होंगे, इसके ऊपर जो प्रोटीन होंगी, सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन होंगी वो अलग होंगी। ये इम्यून सिस्टम देखेगा इसको, इम्यून सिस्टम की नजर इसके ऊपर पड़ेगी और ये इम्यून सिस्टम पहचानेगा कि अरे भाई ये हमारा नहीं है, ये कहीं बाहर से आ गया है। हमारी सेल के MSC तो गुलाबी रंग के हैं। मैंने कलर दिया है, जो पिंक कलर है वो इस इंसान, ये जो अणु है इसके MSC गुलाबी रंग के मैंने बनाए हैं। इम्यून सिस्टम इस MSC को अपना मानता है और कभी इन पे हमला नहीं करेगा। किस पे हमला करेगा? जो फॉरेन होगा, जो बाहरी होगा, या जो बैक्टीरिया वायरस दुश्मन होगा। अब ये वायरस आया, इम्यून सिस्टम ने इसको दूसरा माना, फॉरेन माना, इस पे हमला करेगा। कैसे हमला करता है जरा देखते हैं। बेटा ये हमला कैसे करता है, इसको लेकर हम एक छोटी सी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे मान लो बेटा ये हमारी बॉडी के अंदर वायरस आ गया, इसको मारने कौन आएगा? देखो हम बताते हैं बेटा, इसको मारने के लिए कौन आएगा, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देते हैं। देखो इसको मारने कौन आएगा, इसकी लड़ाई आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको मारने के लिए आएंगे मैक्रोफेज, आते हैं। देखो न्यूट्रोफिल्स आएंगे बेटा, जैसे ये लोग न्यूट्रोफिल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज, ये इसको मारने के लिए आएंगे। मार भी सकते हैं, इनको खाएंगे, खा के निगल सकते हैं, मार फेंक सकते हैं। बेटा जब न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज इनको मारने आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वायरस, अच्छा वायरस जब शरीर के अंदर आता है तो ये अपनी संख्या बढ़ाता है, इनका अपना काउंट बढ़ाता है। मान लो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज और मोनोसाइट इसको मार रहे हैं और मार नहीं पाए, ढेर सारे वायरस पैदा होने लगे, तभी आपका शरीर बीमार होता है, जब आप दुश्मन को मार नहीं पाते हैं। अगर समय रहते आपने नहीं मार पाया तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा, दुश्मन आपको बीमार कर देगा। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट ने इसको मारने का प्रयास किया, मार नहीं पाया। अब क्या हो गया, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, ये वायरस है बेटा, वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या करती है, इंटरफ्रॉन निकालती है, और ये इंटरफ्रॉन स्वस्थ सेल को इन्फेक्शन से बचाता है। ये भी काम होता रहेगा। मान लो बेटा हमारे सेल के अंदर ये जो वायरस था, ये इंसान के सेल के अंदर आ गया। देखो ये इंसान के सेल के अंदर आ गया, ये वायरस आके बैठ गया, ये वायरस आके बैठ गया। वायरस इस सेल को बीमार करेगा, लेकिन जो ये हमारी सेल है ये पड़ोस वाली सेल को बचाएगी कि आप इन्फेक्ट मत हो जाना। तो क्या निकालेगी, इंटरफ्रॉन निकालती है। तो यहीं पे लेते हैं, ये जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है ये बेटा निकालती है इंटरफ्रॉन, ये इंटरफ्रॉन निकालती है और पड़ोस वाली सेल को सूचना देती है कि हम इन्फेक्ट हो चुके हैं, आपको इन्फेक्शन से बचना है, पहली चीज, ठीक है। अभी हम लड़ाई दिखा रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ये हमारी बॉडी के सैनिक हैं, इसको मारने का प्रयास करेंगे लेकिन मार नहीं पाएंगे। अब देखो क्या होगा,
वायरस इन्फेक्टेड सेल पड़ोस वाले सेल को मैसेज भेज रही है, उसको इन्फेक्ट होने से बचा रही है। मान लो बेटा वायरस की संख्या बढ़ने लगी, वायरस की संख्या बढ़ने लगी, वायरस की संख्या इस तरीके से बढ़ने लगी। अब क्या होगा? अब होता यह है कि एक बहुत बड़ा सैनिक हमारी बॉडी में बुलाया जाता है, वो भी डिजीज से बचाता है, रोगों से लड़ने की ताकत रखता है। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में बेटा एक सेल होती है जिसका नाम है मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल। देखो यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। थोड़ा सा इसको भी रिमूव कर देते हैं। डेंड्राइटिक सेल, हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। ये बेटा सेल होती है डेंड्राइटिक सेल। ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन इसके बगैर हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। डेंड्राइटिक सेल ये हमारी बॉडी में होती है। जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, ये जब आती हैं, ये एक्चुअली बुलाई जाती है। हम पूरी मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, सिर्फ 2-3 चीजें बताएंगे। जैसे ही डेंड्राइटिक सेल आती है, ये क्या करती है, ये वायरस को अंदर ले लेती है। ये वायरस को अंदर ले ली। अब बेटा इसने क्या किया, ये वायरस जो था पीला पीला, ये बॉडी के अंदर ले लिया। अब ये वायरस डेंड्राइटिक सेल के अंदर आ गया। डेंड्राइटिक सेल क्या करती है, इस वायरस को काट के फेंकने का प्रयास करती है, मारने का प्रयास करती है, मार भी देती है। कभी कभी बेटा क्या होता है, जब ये डेंड्राइटिक सेल मार रही होती है, तो डेंड्राइटिक सेल के ऊपर क्या होता है बेटा, यहां पर कुछ ऐसे ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं। ध्यान देना, डेंड्राइटिक सेल के ऊपर ऐसे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। ऐसे जो डेंड्राइटिक सेल है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं बेटा, ये रिसेप्टर थोड़े अलग टाइप के होते हैं। ध्यान दो जरा, ये जो रिसेप्टर होते हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं, और इन रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं MHC2 कॉम्प्लेक्स। MHC2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान देना बेटा, अभी थोड़ा सा यहां पे देखो, ये जो लड़का था अनु, इसकी बॉडी में बैरिसेल्ला वायरस गया। जब बैरिसेल्ला वायरस गया, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आते हैं, लड़ते हैं, लड़के मारने का प्रयास करते हैं, इधर उधर मैसेज भी देते हैं, पड़ोस की सेल को बुलाते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। अब बेटा जब डेंड्राइटिक सेल, जैसे दुश्मन आया, ये डेंड्राइटिक सेल क्या करती है, ये दुश्मन को अंदर ले लेती है। अंदर लेने के बाद क्या करती है, इसके ऊपर विशेष प्रकार के रिसेप्टर होते हैं जिनको MHC2 कहते हैं। MHC1 बॉडी की हर सेल के पास है। MHC1 बॉडी की हर सेल के पास है, सिर्फ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल को छोड़ दिया जाए। आरबीसी के पास नहीं होते हैं, क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बाद बाकी MHC1 सबके पास होते हैं। ये जो डेंड्राइटिक सेल है, ये जब दुश्मन को मारती है, मारने का प्रयास करती है फैगोसाइटोसिस करके, तो होता क्या है, जब इसको मार नहीं पाती है, तो जो MHC कॉम्प्लेक्स है, इनके ऊपर दुश्मन को प्रेजेंट करती है। दुश्मन को अपने जो MHC2 कॉम्प्लेक्स हैं, इनके ऊपर ला के दुश्मन को रिवील करती है, प्रेजेंट करती है, और इशारा करती है इम्यून सिस्टम की तरफ। आओ, दुश्मन ने हमला कर दिया है, जितने भी न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज हैं, ये मार नहीं पा रहे हैं। जब डेंड्राइटिक सेल आती है, दुश्मन को अंदर लेती है, अंदर लेने के बाद MHC2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर रखती है, और ये बिल्कुल फ्लैग की तरह है, झंडे की तरह है, और इशारा करती है कि शरीर पे दुश्मन ने हमला कर दिया है। जितने भी छोटे छोटे सैनिक थे वो मारे गए, वो इसको रोक नहीं पाए। पूरा फिजिकल पूरा इनेट इम्यूनिटी ध्वस्त हो गया है, उसने दुश्मन को रोक नहीं पाया है। मैक्रोफेज न्यूट्रोफेज मारे गए हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब जो डेंड्राइटिक सेल होती हैं, ये दुश्मन को अंदर लेके प्रेजेंट करती हैं। इसलिए डेंड्राइटिक सेल जो होती हैं, इनको एंटीजन, एंटीजन का मतलब दुश्मन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। जो दुश्मन को प्रेजेंट करती हैं, ऐसी सेल को हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। ठीक है, अभी जो डेंड्राइटिक सेल है, जब ये दुश्मन को प्रेजेंट करती है, तो इसके पास आते हैं लिम्फोसाइट। और कौन से लिम्फोसाइट? बी और टी लिम्फोसाइट, जो आपने पढ़े थे। अब होता क्या है, जैसे बेटा डेंड्राइटिक सेल मैसेज भेजती है, इसके पास आता है टी लिम्फोसाइट। अब आपको बताते हैं होता क्या है। अब बेटा जैसे इस इशारे को, इस यहाँ पे दुश्मन बैठा, ये बेटा जो पीला पीला है, ये दुश्मन है, ये आपका दुश्मन है। जैसे ही दुश्मन डेंड्राइटिक सेल के ऊपर लाके दिखाया गया, टी हेल्पर सेल दौड़ी चली आती है। जो टी हेल्पर सेल है, ये दौड़ी चली आती है, और ये इस दुश्मन को देख लेती है। ये इस दुश्मन को देख लेती है। एनसीईआरटी में एक्चुअली टी हेल्पर सेल नहीं लिखा है, तो मैं टी लिम्फोसाइट कहता हूं। ये टी लिम्फोसाइट जो होती है, ये दुश्मन को देखती है, और देखने के बाद क्या करती है, अब ये दुश्मन से लड़ाई लड़ेगी, ये दुश्मन को मारने का प्रयास करती है। कैसे मारती है? अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अभी जो था बेटा, अभी जो भी था,
अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू नहीं हुई थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहां शुरू हुई? जैसे ही डेंड्राइटिक सेल ने दुश्मन को प्रेजेंट किया MHC2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाके, तुरंत टी लिम्फोसाइट इसको देख लेती है। अब टी लिम्फोसाइट जब देख लेती है तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है? अपने कई सारे रूप बनाती है। टी लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा? इसके रूप एनसीईआरटी में दिखे नहीं है, लेकिन हमको यहां लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर हो नहीं पाएगा। टी जो लिम्फोसाइट है ये बनाती है बेटा टी हेल्पर सेल, ये बनाती है टी किलर सेल, ये बनाती है टी मेमोरी सेल, और ये बनाती है टी सप्रेसर सेल। ध्यान देना बेटा, ये ध्यान देना, टी सप्रेसर सेल। याद रखो, जब डेंड्राइटिक सेल ने दुश्मन को दिखाया, टी हेल्पर सेल इसके पास आती है। टी हेल्पर सेल क्या करती है? अब स्ट्रेटजी बनाती है कैसे वेरिसेल्ला वायरस को मारा जाए, जो चिकन पॉक्स वाला वायरस है, कैसे मारा जाए। शरीर के अंदर इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, शरीर के अंदर ढेर सारी तकलीफ होने लगी। तो टी हेल्पर सेल क्या करती है? टी लिम्फोसाइट क्या करती है? ये बेटा एच जो है ये बताता है हेल्पर, ये टी हेल्पर सेल है। जो टी का के है ये बताता है टी किलर, और एम का मतलब है मेमोरी, और एस जो है इसका मतलब है सप्रेसर, सप्रेसर सेल। तो इस तरीके से जैसे ही दुश्मन देखा, टी लिम्फोसाइट अपने कई सारे रूप बनाती है, और ये रूप एक्चुअली सैनिक हैं, रोगों से लड़ने की ताकत देंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ाई लड़ते हैं जरा देखो। ये जो बेटा, अच्छा टी लिम्फोसाइट जब इसको देख लेती है तो देखने के बाद क्या करती है? कई सारे रूप बनाती है, साथ साथ बेटा क्या करती है? ये बी लिम्फोसाइट से भी कहती है। मान लो यहां बी लिम्फोसाइट बैठा है तो बी लिम्फोसाइट को भी आवाज लगाती है। ध्यान दो, जब दुश्मन शरीर के अंदर हमला करता है, इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करी, अब एक्वायर्ड की बारी आती है। एक्वायर्ड कैसे काम करती है जरा देखो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? डेंड्राइटिक सेल दुश्मन को अंदर लेती है, अंदर लेने के बाद MHC कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर लाके दुश्मन को रखती है। इस दुश्मन को देखता है टी लिम्फोसाइट, और जैसे ही टी लिम्फोसाइट देखता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू हो गई। यहीं से एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू हुई। ये टी लिम्फोसाइट दुश्मन को देखती है, अब कैसे मारा जाए, इसलिए अपने नए रूप बनाती है, जिसमें रूप कौन कौन से हैं? हेल्पर सेल, किलर सेल, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल। साथ साथ में बी लिम्फोसाइट से भी कहती है, टी लिम्फोसाइट जो होती है ये बी लिम्फोसाइट से भी कहती है कि उठो जागो, दुश्मन ने हमला कर दिया है, तुम भी लड़ाई लड़ो आके। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है बेटा, ये क्या करती है? जैसे ही आवाज सुनती है टी लिम्फोसाइट की, ये बी लिम्फोसाइट भी अपने दो रूप बनाती है बेटा। एक रूप है बेटा इसका प्लाज्मा सेल, ये बी लिम्फोसाइट के भी दो रूप बनते हैं। एक बेटा है प्लाज्मा सेल, एक है प्लाज्मा सेल, एक है प्लाज्मा सेल, और दूसरा है बी मेमोरी सेल। जब टी लिम्फोसाइट ने दुश्मन को देख लिया, अब ये बी लिम्फोसाइट से कहेगी तुमको भी मारना है, तो बी लिम्फोसाइट दो सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ये जो प्लाज्मा सेल होती है ये दुश्मन को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। मेमोरी सेल खुद लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई जो हो रही है ना, दुश्मन कौन सा आया है, कैसे मारा गया, ये दुश्मन की लड़ाई को याद कर लेती है, कैसे लड़ा गया। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो होती है, जो प्लाज्मा सेल बनाती है बेटा, इन्हीं को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, इन्हीं को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ध्यान दो जरा, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं ये बेटा आ जाती है ब्लड में। ये कहां रहती हैं? ब्लड में। ठीक है, जा देखो यहां पे, ध्यान दो बेटा, ब्रांड बाबू, ये सब बातें फर्जी मत करो। इधर जब आप बैठे हो इतना समय खराब करते हो, और इधर उधर की जाने कौन सा बातें करते रहते हो। इधर देखो बेटा, हमारे पास में जैसे ही दुश्मन, यहां पे एक पल देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहां शुरू हुई? दुश्मन वेरिसेल्ला वायरस अंदर आया था जो चिकन पॉक्स करेगा, आपके शरीर में पहली बार आया है, कभी इस दुश्मन का सामना आपने किया नहीं। अब होगा क्या? आपका जो इनेट इम्यूनिटी था वो धड़ाम हो गया, उसे रोक नहीं पाया। अब जब दुश्मन अंदर आया तो क्या हुआ? क्या न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आए, इसको मारा, मारने का प्रयास किया, लेकिन दुश्मन ये पनपता चला गया, इसकी संख्या बढ़ती चली गई। अब होगा क्या? फिर आगे आता है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल जैसे ही दुश्मन को अंदर रखेगा,
इसके पास ताकत है, इसके पास बेटा रिसेप्टर है जो दुश्मन को प्रेजेंट करता है। नाम है इसका MSC2, MSC2, जिसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं। हमारी बॉडी की हर सेल के पास जो न्यूक्लिएटेड सेल हैं, सभी सेल के पास MSC1 होता है, लेकिन MSC1 कुछ खास सेल होती हैं उनके पास होता है, जिसमें एक सेल है डेंड्राइटिक सेल। ये दुश्मन को प्रेजेंट करती है, और जैसे ही दुश्मन को प्रेजेंट करती है, बारी आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बारी कैसे आएगी? ये बेटा दुश्मन पहचाना जाता है टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट जैसे ही दुश्मन को पहचानेगी, इसके अनेक रूप बनेंगे। कौन कौन से? हेल्पर सेल, किलर सेल, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल। एक्चुअली हमने यहाँ पे लिखा जरूर है, लेकिन एक्चुअली टी हेल्पर सेल इसको पहचानने आती है, तो मैंने ऐसे ऐसे इनडायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादा वो नहीं करते हैं। जो टी हेल्पर सेल होती है, यही एक्चुअली दुश्मन को देखती है। टी हेल्पर सेल, टी लिम्फोसाइट लिखा है एनसीईआरटी में, हेल्पर कोई लिखा नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया, चारों नाम बता दिए। टी हेल्पर सेल, किलर सेल, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल। अभी जो ये दुश्मन जो है, अब इसको मारा कैसे जाएगा? बेटा बी लिम्फोसाइट को जब आदेश दिया गया, तो बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाए, और ये एंटीबॉडी ब्लड के रास्ते से, ये ब्लड के रास्ते से आएंगे एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी ब्लड के रास्ते से आके दुश्मन को मार देंगे, दुश्मन को किल कर देंगे। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी है ये किल करेंगे, किल पैथोजन, दुश्मन को मारेंगे। दूसरा तरीका देखो, अभी जो टी लिम्फोसाइट है, जिनके 4 रूप हैं, इनमें कौन ऐसा है जो दुश्मन को मारेगा? बेटा 4 हैं, 4 में एक ऐसा टी लिम्फोसाइट है जिसको किलर बोलते हैं। यही किलर जो है, इसके पास ताकत होती है दुश्मन को मारने की। बाद बाकी 3 जो होती हैं वो दुश्मन को मारती नहीं है। तो याद रखना, ये जो टी किलर सेल है बेटा, इसी के पास गन है, इसी के पास बंदूक है, यही दुश्मन को मारेगी। टी किलर सेल किल पैथोजन। कैसे मारती है? जरूरत नहीं है इसकी, किल पैथोजन। तो टी हेल्प, जो टी लिम्फोसाइट थी, उसने अपनी किलर सेल से दुश्मन को मार दिया। बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बना के दुश्मन को मार दिया। अगर बी और टी लिम्फोसाइट लड़ाई में शामिल हो जाएं, ये बेटा हमें बाई बर्थ नहीं मिलती है, जब दुश्मन आया है तब ये तैयार हुई। देखो ना, यहां आप देख रहे हो, दुश्मन 5 साल की उम्र में अंदर आया था, डेंड्राइटिक सेल ने उसको अंदर रखा, अंदर रख के उसको दिखाया। जब दिखाया तो टी हेल्पर सेल इसके पास आई। जब हेल्पर सेल आई तो हेल्पर ही नहीं थी बेटा, हेल्पर भी थी, सप्रेसर भी थी, किलर भी थी, मेमोरी भी थी। लेकिन हेल्पर सेल क्या करती है? दुश्मन को देखती है सिर्फ, और देख के बी लिम्फोसाइट से कहती है कि जाओ उठो, दुश्मन ने हमला कर दिया है। किलर सेल से कहती है जाओ मारो जाके, दुश्मन ने हमला कर दिया। तो किलर सेल जो होती है, ये बेटा दुश्मन को मारने आती है। बी लिम्फोसाइट खुद नहीं जाती है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी ब्लड में आ गए, और ब्लड में आके दुश्मन को मारते हैं। इस तरीके से बी और टी लिम्फोसाइट दुश्मन को मार के फेंक देती हैं। देखो बेटा, यहां दुश्मन को मार के फेंक दिया गया, लेकिन एक चीज याद रखना, बी और टी लिम्फोसाइट में एक सेल ऐसी है जिसको मैंने मेमोरी बोला। देखो यहां पे एक सेल ऐसी है जिसको मैंने टी मेमोरी बोला। जा देखो यहां पे एक सेल ऐसी है जिसको यहां पर टी मेमोरी बोला गया, और एक सेल ऐसी है जिसको बी मेमोरी बोला गया। ये जो बी मेमोरी और टी मेमोरी है, जो भी दुश्मन से लड़ाई लड़ने में भूमिका निभाई गई है, उसको ये याद कर लेते हैं। याद रखो बेटा, दुश्मन पहली बार कब आया था? जब बच्चा 5 साल का था। पूरी लड़ाई लड़ी गई, 5 से 7-8 दिन तक आपका शरीर लड़ता रहा। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पैदा करी गई, मेमोरी पैदा करी गई, किलर सेल पैदा करी गई, एंटीबॉडी पैदा करे गए। दुश्मन के ऊपर सारे टूट पड़े, दुश्मन को मार के फेंक दिया। एक पल सोचो, जब बी और टी लिम्फोसाइट लड़ाई लड़ती हैं, तो इनके पास मेमोरी भी तो है। ये मेमोरी जो होती है, ये जो पहली बार फाइटिंग हो रही है ना, जब 5 साल की उम्र का बच्चा है, तो उसको ये याद कर लेती है। पहली बार जब आपका शरीर बीमार होता है, दुश्मन का एक्सपोजर पहली बार होता है, तो आपका शरीर लड़ने में समय लगाता है, क्योंकि जानता ही नहीं था कैसे लड़ाई लड़ी जाए। तो कहते हैं, जब पहली बार आपका शरीर दुश्मन से लड़ाई लड़ता है, पहली बार जब प्रतिक्रिया देता है, रिस्पांस करता है, तो बहुत स्लो रिस्पांस होता है, टाइम लगता है। लेकिन आपका शरीर लड़ाई लड़ने के बाद दुश्मन को याद कर लेता है। लेकिन यही दुश्मन अगर 7 साल की उम्र में आपके जीवन में आया दोबारा, वही दुश्मन,
तो अब आपका शरीर समय नहीं लगाएगा, आपके शरीर के पास पहली बार जो लड़ाई हुई थी उसकी यादें हैं। मान लो वारिसेल्ला वायरस 10 साल की उम्र में आपको फिर आया, तो अब आपका इम्यून सिस्टम समय नहीं लगाएगा, अब आपका इम्यून सिस्टम पहली बार उससे लड़ चुका है, जानता है कि ये वही वाला है जो 5 साल की उम्र में आया था। ये मेमोरी चिल्ला पड़ेगी, अरे भैया वही वाला आया है जो 5 साल की उम्र में आया था। ये मेमोरी तुरंत इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देंगी, एंटीबॉडी पड़े हुए हैं, धड़ाम से दुश्मन को मार देंगे। कोई रणनीति नहीं बनानी पड़ेगी, कोई नया उपाय नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बार दुश्मन को आसानी से मार दिया जाता है। कहते हैं जब भी दुश्मन पहली बार हमला करता है, रिस्पांस स्लो आता है, हम जानते ही नहीं थे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए। जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है वो बेटा बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही इंटेंस होता है, और जिसको एनामनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा दो चीज हम यहाँ शामिल कर देते हैं कि याद रखो बेटा, जो बी लिम्फोसाइट से शक्ति मिलती है, बी लिम्फोसाइट से जो शक्ति मिलती है, हमारी साइंस कहती है, देखो यहां लिख देते हैं इसे, यहां पे लिख देते हैं, जो बी लिम्फोसाइट से शक्ति मिलती है, यहीं पे हम यहीं लिख देते हैं क्योंकि पेज को वो नहीं करेंगे। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, इनसे ये कैसे लड़ती है, ये बेटा एंटीबॉडी बनाती है। देखो बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाए। बी लिम्फोसाइट जब लड़ाई लड़ती हैं तो ये बेटा एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज कहां रहते हैं, ब्लड में। तो कहते हैं जो बी लिम्फोसाइट से इम्यूनिटी मिलती है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है, अच्छा ब्लड को हम लोग बेटा फ्लूइड है, ब्लड को ह्यूमर कहते हैं, तो बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं ह्यूमोरल, क्योंकि एंटीबॉडी रहेंगे ब्लड में, ठीक है, या इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है इसको एक नाम और देते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जा देखो क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लेते हैं, बी लिम्फोसाइट के पास भी मेमोरी है, देखो ना बी लिम्फोसाइट के पास भी तो मेमोरी थी। बी लिम्फोसाइट की दो सेल बनी, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट से ऐसी शक्ति मिलती है। और कहते हैं जो टी लिम्फोसाइट से शक्ति मिलती है वो ह्यूमोरल नहीं है, टी लिम्फोसाइट की सेल स्वयं लड़ाई लड़ने आती है। तो जो टी लिम्फोसाइट से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, उसको सेल मीडिएटेड कहते हैं। टी लिम्फोसाइट से जो पावर मिली उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड। क्यों सेल मीडिएटेड बोलते हैं, क्योंकि यहां टी सेल स्वयं लड़ने जा रही हैं। बी लिम्फोसाइट स्वयं लड़ने नहीं गई थी, उन्होंने बनाई प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल ने बनाई एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी छोड़ दिए ब्लड में। ब्लड एक ह्यूमर है, इसलिए बी लिम्फोसाइट से ह्यूमोरल मिलती है, टी सेल स्वयं जाती हैं, इस वजह से इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जा देखो इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं इसको। यहीं पे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जो सेल में बी और टी लिम्फोसाइट में कौन ऐसी इम्यूनिटी है, बी और टी लिम्फोसाइट जो दो इम्यूनिटी है, इनमें कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड में जो कैंसर सेल को मारती है। याद रखना, जब भी बेटा आपके शरीर में कैंसर होता है, कैंसर का मतलब ऐसी सेल जो स्वस्थ सेल नहीं है, बीमार सेल है, भड़की हुई सेल हैं जो लगातार डिवाइड कर रही हैं। अगर बेटा ऐसी सेल बॉडी के अंदर हैं तो जो टी किलर सेल होती है ना, ये टी किलर सेल उसको मार के फेंक देती है। आपको बता दें, जो बेटा आपकी टी किलर सेल है, जो टी किलर सेल है, इसको हम लोग बेटा कहते हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है साइटोटॉक्सिक किलर सेल भी कहते हैं इसको, साइटोटॉक्सिक किलर सेल कहते हैं। इस सेल के पास ताकत होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कौन हमारा है कौन है पराया, इसको पहचानती है, रिकॉग्नाइजेज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। अपने सेल पे हमला नहीं करती है, किस पे गोली चलाएगी बेटा, गोली चलाती है सिर्फ नॉन सेल पे।
ये धड़ाम से गोली मारती है, इसके पास गन है और इस गन से गोली चलती है ना, तो कौन मरता है? इस बुलेट से सिर्फ नॉन सेल्फ मरता है। नॉन सेल्फ जो पराया है, नॉन सेल्फ के साथ साथ बेटा मरता है कैंसर सेल, इसी से कैंसर सेल भी मरती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी किलर सेल है वो किनको मारती है? नॉन सेल्फ को। दूसरे नंबर पे मारती है कैंसर सेल को। तीसरी चीज, अगर कोई अंग बॉडी में खराब हो गया, मान लो आपका लिवर खराब हो गया, आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वस्थ मनुष्य का लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं मरीज व्यक्ति को। तो याद रखना, जब भी बेटा ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति जिसका लिवर खराब हो गया, अब डॉक्टर किसी दूसरे का लिवर डाल रहे हैं, तो दूसरे के लिवर के एमएससी, जैसे मान लो मैं हूं और मेरा कोई अंग बॉडी का खराब हो रहा है, मान लो किडनी खराब हो रहा है, तो हमारी किडनी के एमएससी बन हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है और उस पर हमला नहीं करता है। अगर हमारे बॉडी में किसी दूसरे का किडनी डालोगे तो दूसरे के किडनी के एमएससी बन अलग होंगे, वो बॉडी का दूसरी बॉडी का अंग है, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर हमला कर देगा। तो आपसे पूछा जाए कि बी और टी लिम्फोसाइट में कौन हमला करता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं? तो बेटा बी लिम्फोसाइट हमला नहीं करता है, किलर सेल हमला करता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय रिजेक्शन कौन करता है? तो आपको बता दें, ये जो रिजेक्शन है ना, ये किलर सेल ही करती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन कौन करता है? किलर सेल। तो जरा देखो बेटा, बी और टी लिम्फोसाइट में, बी और टी लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट से ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिली, टी लिम्फोसाइट से सेल मेडिएटेड मिली। टी लिम्फोसाइट में जो टी किलर सेल होती है, नॉन सेल्फ को मारती है, कैंसर सेल को मारती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय रिजेक्शन भी यही करती है। जब भी किसी व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जीवन पर्यंत इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयां लेनी पड़ती हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयां लेनी पड़ती हैं, चाहे किसी का भी अंग आप डालो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी आज के लेक्चर में जितनी चीजें पढ़ी बहुत ही कम पढ़ी, लेकिन आज ये बताया आपको कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उनमें दो सेल शामिल है, बी और टी लिम्फोसाइट। बेटा इसको एक बार समराइज कर देते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब भी बेटा दुश्मन, मान लो चिकन पॉक्स नाम का दुश्मन आपके शरीर में आया, चिकन पॉक्स का दुश्मन जब आपके शरीर में पहली बार आता है तो वो क्या करता है, आपके साथ लड़ाई लड़ता है, आपके इम्यून सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ता है। तो न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आएंगे, इसको मारेंगे, मार नहीं पाते हैं। ये बेटा न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा है, पूरा मारने का प्रयास किया, मार नहीं पाया। अब ये शरीर में अपनी संख्या बढ़ा रहा है, पूरा जाल बना रहा है। तो डेंड्राइटिस सेल क्या करती है, डेंड्राइटिस सेल आती है और दुश्मन को खा जाती है। खाने के बाद क्या करती है, इसके ऊपर रिसेप्टर है MSC2 और ये MSC2 के ऊपर लाके दुश्मन को प्रेजेंट करती है, इसीलिए इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। जैसे ही दुश्मन को प्रेजेंट किया गया, टी लिम्फोसाइट जाग गई। टी लिम्फोसाइट कौन कौन है बेटा? हेल्पर सेल, किलर सेल, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल। इनमें किलर सेल दुश्मन को मारेगी, गोली मारेगी, दुश्मन को मार के फेंक देगी। अब क्या करती है, टी लिम्फोसाइट में हेल्पर सेल के पास एक ताकत होती है, ये बी लिम्फोसाइट को भी मैसेज देती है कि तुम भी उठो, तुम भी जागो, दुश्मन ने हमला कर दिया है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, ये बनाती है प्लाज्मा सेल, ये बनाती है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल बनाती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड से होते हुए जहां दुश्मन है वहां दुश्मन को मार देते हैं। तो बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट की किलर ने दुश्मन को मार के फेंक दिया। लेकिन बी लिम्फोसाइट की जो मेमोरी है, टी लिम्फोसाइट की जो मेमोरी है, इसने पूरी लड़ाई को याद कर लिया, दुश्मन का पूरा हुलिया याद कर लिया, कैसे लड़ाई लड़ी गई थी इसको याद कर लिया। बेटा जब पहली बार शरीर लड़ाई लड़ता है वो लड़ाई स्लो होती है, हम जानते नहीं थे दुश्मन क्या था। लेकिन सेकेंड बार जो लड़ाई होगी, अगर यही दुश्मन, सेम दुश्मन दोबारा आ गया तो लड़ाई पता कैसी होती है, बहुत ही तीव्र होती है, इंटेंस होती है, जिसको हम लोग एनेमनेस्टिक बोलते हैं। बेटा आज के दिन इतना ही पढ़ाएंगे। याद रखो, जो बेटा पहला इनकाउंटर होता है वो स्लो होता है, सेकेंड इनकाउंटर जो होता है, पहले इनकाउंटर का जो रिस्पांस होता है वो स्लो होता है, सेकेंड इनकाउंटर का जो रिस्पांस होता है वो तीव्र होता है, जिसको एनेमनेस्टिक बोलते हैं।
तो रमेश, आरती, शोभित, यम धान्याल, विकास, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, यहीं पे क्लास छोड़ेंगे। बेटा बताओ, जो डेंड्राइटिक सेल है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अच्छा ये बताओ, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन बी सेल करती है या टी सेल करती है? आर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन बी सेल करती है या टी सेल? टी सेल करती है। ठीक है, चाहे आर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन हो और चाहे कैंसर सेल को मारना हो और चाहे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देना हो, ये टी लिम्फोसाइट का काम है। और बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाने के लिए प्लाज्मा सेल इसके पास होती है। ये बताओ, क्या बेटा मेमोरी, क्या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में, क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी जैसी कोई चीज होती है? क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है? रमेश, सौरभ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है? यस। बी लिम्फोसाइट के पास भी मेमोरी है, टी लिम्फोसाइट के पास भी मेमोरी है। तो जो मेमोरी है ना, ये मेमोरी पहली बार जो लड़ाई हुई थी ये उसको याद कर लेती है। ये सेल जब भी दुश्मन दोबारा हमला करता है तो यही सेल काम आती हैं, यही सेल इम्यून सिस्टम को बताती हैं कि ये पहली बार आ चुका है, ऐसे मारा गया था। तो धड़ाक से एंटीबॉडी बनते हैं, किलर सेल बनते हैं और मार के फेंक देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आज ये सीखा कि जो इम्यूनिटी होती है, चाहे इनेट हो चाहे एक्वायर्ड हो, वो किस कौन कौन इनमें शामिल है, किसके किसके द्वारा ये इम्यूनिटी मिलती है, कौन इम्यूनिटी को मीडिएट करते हैं। जिसमें इनेट इम्यूनिटी में बैरियर थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी और टी लिम्फोसाइट थी। तो आज की क्लास यहीं तक। बड़ा स्क्रीनशॉट कर लो, इस पूरे फिगर को देखो, इस पूरे फिगर को देखना। ये एनसीईआरटी से ज्यादा मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी आपको सिखाया है। बेटा देखो, ये हमने पढ़ा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। पहले इस वाले फिगर को स्क्रीनशॉट करो। दुश्मन कौन सा आया था बेटा? वायरस आया था। कौन सा? बैरिसेल्ला वायरस। जरा देखो, ये बैरिसेल्ला वायरस आया था अंदर। पीले रंग का जो वायरस है ये अंदर आया था, अंदर गया, मारा गया, मार नहीं पाए इसको, तो डेंड्राइटिक सेल आई। डेंड्राइटिक सेल ने अपने MSC2 के ऊपर प्रेजेंट किया, टी लिम्फोसाइट से कहा, इतनी सारी टी लिम्फोसाइट थी। फिर बी लिम्फोसाइट से कहा गया, टी लिम्फोसाइट ने किलर सेल पैदा करी और किलर सेल से मरवाया, और बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनवाए। इस तरीके से इस वाले फिगर को, इस वाले पेज को भी स्क्रीनशॉट करो इसको। ठीक है, इधर का भी कर लो, जो बच्चे छूट गया हो इधर का भी कर लो। इसके बाद पहले पेज में, जो पहले पेज में दिया हो ये भी कर सकते हो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है। इसके बाद बेटा सेलुलर बैरियर में क्या क्या शामिल थे इसको कर सकते हो। हम लोगों ने जितनी भी चीजें थी वो सब करी, बस। हाँ ये देख लो, इसमें कुछ जरूरत हो। हाँ, ये इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन शामिल था इसको हम लोगों ने इस पेज पे पढ़ा है। ठीक है बेटा, आज इतना ही। और जितनी चीजें हैं आप बारीकी से करते चले जाओ। आधा घंटे से 1 घंटे हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे देते रहेंगे। और 12th वाली एनसीईआरटी शुरू कर दी है, इसको करते चलो। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो बेटा बिल्कुल ईमानदारी से करते रहो, धीरे धीरे। ये टेस्ट का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको करना शुरू कर दिए हैं। एक बार करेंगे, ये जीवन का हिस्सा बनता चला जाएगा। तो आज इतना ही। लास्ट पेज, चलो लास्ट पेज देख लो। इस लास्ट पेज को, ये लास्ट पेज बेटा है ये। ब्रांड बाबू इधर देखो, ये लास्ट पेज है। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि एक्वायर्ड, ये जो बी और टी लिम्फोसाइट थे, यही बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। यही तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए यही जिम्मेदार है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कैसे लड़ाई लड़ी गई वही बताई। बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाया, टी लिम्फोसाइट ने किलर बनाई, लड़ाई लड़के दुश्मन को याद भी कर लिया। ये सब चीजें थी। तो बेटा इतना ही बताएंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।